गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 8वां अध्याय, जिसका नाम है जीव जंतुओं की निराली दुनिया। प्यारे बच्चों, इस पाठ के पहले भाग में हमने जानकारियां प्राप्त की थी कुछ विशेष प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में, और हमने विस्तार से चर्चा की थी उन जीवों की अनेक प्रकार की विशेषताओं के बारे में, जहां हमने ये जाना था कि कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो रात के अंधेरे में भी बड़ी आसानी से देख सकते हैं। हमने जाना चमगादड़ के बारे में, जो कि उच्च तारत्व वाली ध्वनि का उपयोग करती हुई कितनी आसानी से अंधेरे में उड़ सकती है। और कुत्ते के बारे में हमें ये पता चला कि वो अजनबी व्यक्तियों को देख करके भौंकता है और उसके सूंघने की क्षमता बड़ी तेज होती है। एक प्यारी सी गतिविधि करके हमने वस्तुओं को पहचाना था, सूंघ करके, छू करके और चख करके। तो चलो बच्चों, अब अध्याय को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं एक प्यारी सी गतिविधि, जिसमें हम ये पता करेंगे कि कौन कितनी दूर तक देखे। मतलब बच्चों, अब हम जानने वाले हैं आँखों के बारे में, जीव जंतुओं की दृष्टि के बारे में, इनकी देखने संबंधी विशेषताओं के बारे में। कुत्ते की हमने सूंघने की क्षमता को जाना था। अब हम किन जीव जंतुओं के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी देखने की क्षमता काफ़ी भिन्न होती है। तो चलो पाठ की शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी गतिविधि के साथ। देखो बच्चों, हमें क्या करना है, एक कागज़ पर कुछ नाम लिखने हैं। यानी हमें कुछ वस्तुओं के, कुछ जगहों के, किसी भी प्रकार के कुछ नाम एक कागज़ पे लिखने हैं और उसे दीवार पर टांग कर देखते हुए दूर तक जाना है। यानी उसको हमने दीवार पर टांग दिया, अब उसे देखते हुए हमें दूर तक जाना है। धीरे धीरे हम पीछे चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, और ये पता करना है कि हम कितनी दूर तक साफ देख सकते हैं। यानी बच्चों, हमें ये पता करना है कि कितनी दूरी तक हमारी नज़रें उस वो लिखे हुए अक्षरों को बिल्कुल साफ साफ पढ़ पाती हैं। तो हमने यहाँ जांच की हमारी दृष्टि की। पर बच्चों, आपको पता है जीव जंतुओं की जो निराली दुनिया है उसमें कुछ ऐसे जीव हैं जो बहुत दूर तक देख सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा बाज या चील के बारे में, जो कितनी ऊंचाई पे उड़ती है। देखा होगा ना आपने उड़ती हुई चील को। बच्चों, उसे काफ़ी दूर तक बिल्कुल साफ दिखाई देता है, और इन सब के बारे में अध्याय में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, आपको पता है मक्खी मच्छर की जो आँखें होती हैं ये विशेष प्रकार से बनी हुई होती है। मतलब बच्चों, मक्खी मच्छर की जो आंखें होती है वो हमारी तरह नहीं होती या अन्य जानवरों की तरह नहीं होती, ये विशेष प्रकार से बनी होती हैं। अब विशेष प्रकार से कैसे बनी होती हैं? मतलब ये हिलती डुलती चीज़ों को देख करके तुरंत उड़ जाते हैं। आपने देखा होगा मक्खी या मच्छर को बैठे हुए, जब हम उनके पीछे धीरे से भी जाते हैं तो वो तुरंत उड़ जाते हैं। ऐसा कैसे होता है? जबकि वो तो पीछे मुड़ के देखते भी नहीं है, वो तो सीधे बैठे होते हैं। हम उनके पीछे से भी जाते हैं तो भी वो उड़ जाते हैं। यानी बच्चों, इनकी आंखों में कोई ना कोई खास बात है ना, जिसके कारण ये पीछे भी देख पाते हैं। तो चलो देखते हैं इनकी आंखों के बारे में। बच्चों, इनकी आंखें मानव व जंतुओं की आंखों से भिन्न होती हैं, और यहाँ हम देख पा रहे हैं एक मक्खी को, और हमें नजर आ रही है उसकी आंखें। दिख रही है ना सबको, बड़ी बड़ी सी ये आंखें। बच्चों, ये आंखें देखने पर हमारी आंखों जैसी थोड़ी लग रही हैं, ये तो बिल्कुल अलग सी हैं। और यहाँ हम इन्हीं आंखों को और भी पास से देख पा रहे हैं। बच्चों, जब हम इन आंखों को देखते हैं तो हमें छोटे छोटे बॉक्सेस या गोल गोल राउंड से दिख रहे हैं। ये सब इतने सारे क्या हैं? ये कैसे इनकी देखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं, या इनकी वजह से ये क्या चारों तरफ देख सकते हैं? तो चलो और जानकारियाँ प्राप्त करते हैं इनकी आंखों के बारे में। तो देखो बच्चों, हम पीछे की ओर देखने के लिए पीछे मुड़ते हैं। यानी जब भी हमें पीछे देखना होता है तो हम हमारी गर्दन को पीछे की तरफ घुमाते हैं, तभी हम पीछे का देख पाते हैं। लेकिन बच्चों, जो मक्खी की आंख है वो कुछ इस तरह की होती हैं कि वे सभी दिशाओं में देख पाती हैं। यानी अब आपको समझ में आ रहा होगा, जब हम मक्खी के पीछे चुपचाप भी जाते हैं तो उसे कैसे पता लगता है कि कोई मेरे पीछे आ गया, और वो फुर से उड़ जाती है। और इसी कारण बच्चों, हम उन्हें पकड़ नहीं पाते हैं। तो हमने ये जाना कि मक्खी या मच्छर जैसे जीवों की जो आंखें होती हैं वो विशेष प्रकार से बनी होती है। उन्हें पीछे देखने के लिए घूमना या मुड़ना नहीं पड़ता, जैसे अन्य जानवर या इंसानों को पीछे घूमना पड़ता है। तो हमने जाना यहाँ पर मक्खी की जो अलग प्रकार की आंखें हैं उनके बारे में।
बच्चों हमने जानकारी प्राप्त कर ली मक्खी के बारे में, जिसकी आंखें अन्य जानवरों से और इंसानों से बिल्कुल भिन्न होती है। इन्हें चारों तरफ का बड़ी आसानी से दिखता है। बच्चों कभी आपने सोचा है कि जब हम कोई मधुर संगीत सुनते हैं तो हमें बड़ा मज़ा आता है, और जब कोई हमारे पास में चिल्लाता है तो हमारा सिर दुखने लग जाता है। ऐसा कैसे होता है? ये क्या कारण है कि हमें कोई ध्वनि अच्छी लगती है, कोई ध्वनि हमें बहुत ख़राब लगती है? कुछ आवाज़ों को हम बार बार सुनना चाहते हैं और कुछ आवाज़ें हमारे कानों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो बच्चों इसे हम कहते हैं शोर। अब ये शोर होता क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखो बच्चों, राजू के घर के सामने से तेज आवाज में गाने बजाते हुए बैंड बाजे वाले निकल रहे थे। यहाँ हम देख पा रहे हैं बैंड बाजे वालों को, जो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बैंड बाजा बजाते हुए राजू के घर के सामने से निकलते हैं। अब राजू को ये जो शोर होता है, ये जो आवाज़ हो रही थी वो पसंद नहीं आती, उसको अच्छी नहीं लगती। तो उसने क्या किया, उसने अपने कानों में उंगली लगा ली, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ थी। अब पास में बैठी मुनिया ने देखा, अरे भैया ने कानों में उंगली क्यों लगा ली? तो उसने भी पूछ लिया। तो देखो मुनिया ने पूछा, क्या हुआ? तो राजू ने कहा, बहुत शोर हो रहा है। राजू ने एक शब्द कहा यहाँ पे, शोर। तो अब मुनिया ने पूछा, यह शोर क्या होता है? हमें भी तो जानना है ना, ये शोर होता क्या है? तो देखो राजू ने कहा, जब हमारी सुनने की क्षमता से तेज ध्वनि हमें सुनाई दे तो वह आवाज़ शोर कहलाती है। यानी बच्चों हम ये समझ पाए कि जो हमारी सुनने की क्षमता है उससे अगर तेज ध्वनि हमें सुनाई देगी तो हम उसे शोर कहेंगे। और यहाँ हम देख पा रहे हैं एक कान के चित्र को, जो कुछ आवाज़ें सुनता हुआ। जब ये आवाज़ें उच्च ध्वनि वाली होंगी तो ये शोर होगा और हमें हमारे कान बंद करने पड़ेंगे। तो हमने जानकारी प्राप्त कर ली शोर के बारे में। अब बच्चों शोर कहाँ कहाँ होता है, यह शोर हम किसको कह सकते हैं, इस शोर के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, इनको जानते हैं कुछ आसान से अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से। तो देखिए बच्चों, हमसे पूछा है कि आपने शोर होते कहाँ कहाँ सुना है, यानी आपने कौन कौन सी जगह पे शोर को सुना है। शोर मतलब आपने कौन कौन सी जगहों पे सुनने से भी, जो हमारी क्षमता है उससे भी तीव्र ध्वनि वाली आवाज़ों को सुना है। तो देखो बच्चों, हमने ये जो शोर शराबे होते हैं वो हमने बारातों में, जहाँ पे उच्च आवाज़ ध्वनि में या बड़े लाउड स्पीकरों पे गाने बजते हैं ना, जो हमारे कानों को अच्छे नहीं लगते, मतलब हमारे कान बर्दाश्त नहीं कर पाते उस साउंड को, उस आवाज़ को, तो हम कहते हैं बहुत शोर हो रहा है। तो हमने बारातों में, फैक्ट्रियों में जहाँ निर्माण कार्य होता है, बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, तो वहाँ भी इस प्रकार का शोर होता है। इसके अलावा बच्चों आपने देखा होगा बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे तथा समारोह में अनेक प्रकार के शोर होते रहते हैं। बस स्टैंड पे हमने देखा आने जाने वाले यातायात के साधनों में अनेक प्रकार के हॉर्न बजते रहते हैं, कोई चिल्ला रहा है, कोई मूंगफलियाँ बेच रहा है, ऐसे शोर होता है जो हमें समझ में भी नहीं आता और हमारे कानों को वो अच्छा भी नहीं लगता। तो हम कह सकते हैं कि हमने शोर बारातों में, फैक्ट्री में, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पे और समारोह में सुना है। फिर हमसे क्या पूछा है कि शोर से हमें क्या क्या परेशानी होती है। प्यारे बच्चों, जब हम मधुर संगीत सुनते हैं तो हमारा मस्तिष्क बड़ा आराम पाता है और हमें खूब अच्छा लगता है ना, जब हम चिड़ियाओं के चहचहाने की आवाज़ें सुनते हैं। और बच्चों अगर हमारे पास में एक कुत्ता खड़ा हो और वो लगातार भौंके ही जाए तो वो शोर कर रहा है और वो हमें अच्छा भी नहीं लग रहा, तो उससे क्या होगा। तो हमसे यहाँ पूछा है कि शोर से हमें क्या क्या परेशानी हो सकती है। तो देखो बच्चों, शोर से हमें बातचीत करने में बाधा आती है। अगर हमारे आसपास शोर हो रहा है और हम दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं तो हमें आपस में बात समझ में ही नहीं आती, हम एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते ना, क्योंकि चारों तरफ इतनी सारा शोर हो रहा है। तो हम पहला लिख सकते हैं कि शोर से हमें बातचीत करने में बाधा आती है। इसके अलावा देखो, अगर शोर अधिक होगा तो इससे हमारे कान खराब हो सकते हैं और कानों से संबंधित अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं वो भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो हमने लिखा कि इससे हमारे कान खराब हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, देखो
तथा सिर में दर्द हो जाता है। जब अप्रिय ध्वनि यानी ये शोर हम लगातार सुनते रहते हैं तो हमारा सिर भारी होने लग जाता है, हमारे सिर में दर्द होने लग जाता है। तो हम यहाँ देखा कितनी आसानी से लिख पाए कि शोर से हमें क्या क्या परेशानियाँ होंगी। यानी हम कह सकते हैं शोर होने के कारण हम बातचीत नहीं कर पाते सही से, हमारे सिर में दर्द हो सकता है और हमारी जो सुनने की क्षमता है वो भी प्रभावित हो सकती है। तो चलो आगे देखते हैं और प्रश्नों को। हमें शोर क्यों नहीं करना चाहिए? अगर बच्चों हमने ज़्यादा शोर किया तो क्या परिणाम हो सकते हैं, या इस शोर का हमारे वातावरण पर, हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसी पर आधारित है हमारा ये प्रश्न। तो देखो हम इसका उत्तर कैसे लिख सकते हैं। शोर करने से ध्वनि प्रदूषण होता है। अब ये ध्वनि प्रदूषण क्या होता है बच्चों, इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। देखो बच्चों, जैसे आपने पढ़ा था, चौथी क्लास में हमने पढ़ा था ना, जाना था कि जल प्रदूषण के बारे में, और हमने जाना वायु प्रदूषण के बारे में, भूमि प्रदूषण के बारे में। यहाँ पे बच्चों हमारे पास आया है ध्वनि प्रदूषण। यानी देखो बच्चों, जब जल में अशुद्धियाँ मिल जाती तो हम कहते हैं जल प्रदूषित हो गया, यानी जल प्रदूषण हो गया। जब वायुमंडल में अनेक प्रकार के रासायनिक तत्वों से युक्त जो जहरीली वायु है उसकी मात्रा अधिक हो जाएगी तो हम कहेंगे वायु प्रदूषित हो चुकी है, यानी वायु का जो संतुलन है वो बिगड़ चुका है। इसके बाद में बच्चों भूमि में भी अगर रासायनिक तत्वों की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी उपजाऊपन कम हो जाता है, तो हम कहते हैं भूमि प्रदूषित हो चुकी है, यानी भूमि का जो संतुलन है वो बिगड़ चुका है। ऐसे ही बच्चों ध्वनि प्रदूषण क्या है? जब मात्रा या क्षमता से अधिक ध्वनि चारों तरफ होने लग जाती है, या ध्वनि का जो सुनने की हमारी क्षमता है उससे भी ज़्यादा हमें सुनाई देती है, या चारों तरफ आवाज़ें होती है, शोर होता है, तो हम कहते हैं कि ये तो ध्वनि प्रदूषण हो गया। अब इस ध्वनि प्रदूषण से हो क्या सकता है? ध्वनि प्रदूषण से जैसे हमने जाना हमारी सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ेंगे, साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि इससे हमें कई तरह की शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, हमारी सुनने की क्षमता है वो भी प्रभावित हो सकती है। और यहाँ इमेज में बच्चों हम देख पा रहे हैं हमारी पृथ्वी को, जिस पे प्रभाव पड़ रहा है अनेक प्रकार की ध्वनियों का। यहाँ देखो, जैसे अब ये ध्वनि प्रदूषण के कौन कौन से कारक हैं, या ध्वनि प्रदूषण फैलता कैसे है, वो यहाँ पर इस इमेज में हम आसानी से देख पा रहे हैं। देखो कैसे, या कौन कौन से कारक हैं जिनसे ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है। यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं कि जो वाहन हैं उनके सायरन होते हैं जो उच्च तीव्रता में बजते हैं, उन्हें जब कोई बेवजह बजाता है तो, या वाहनों के हॉर्न उनसे फैल रहा है। यहाँ हम समझ पा रहे हैं कि ये जो वाहन हैं इनसे उत्पन्न आवाज़ें अनेक प्रकार के वाहनों के हॉर्न से या लाउड स्पीकर से, यहाँ पे दिख रहा है ना लाउड स्पीकर से, उच्च ध्वनि में म्यूज़िक बजाने से, यहाँ औजार मतलब हम समझ पा रहे हैं फैक्ट्रियों में जो ध्वनि होती है, मशीनों की जो ध्वनि होती है, उससे भी ध्वनि प्रदूषण हो सकता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें शोर को अवॉइड करना है, मतलब हमें शोर से दूर ही रहना है। हमें शोर फैलाना भी नहीं है, शोर करना भी नहीं है, हमें शांति से सुनने जितनी क्षमता में ही बातें करनी चाहिए। अगर हम शोर करेंगे तो इसका विपरीत प्रभाव हमारे सेहत पर पड़ने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस भाग में हमने जानकारी प्राप्त की ध्वनि के बारे में, और ध्वनि की जब उच्च क्षमता हो जाती है तो होने वाले शोर के बारे में, और साथ ही साथ हमने जाना कि कुछ विशेष जानवर जैसे मक्खी, मच्छर, इनकी आंखें विशेष प्रकार से बनी होती हैं जो बिना सिर घुमाए हुए भी अपने पीछे होने वाली गतिविधि को देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।